Assalamu alaikum, dear students. Students, are you there? Yes, ma'am. Yes, Am I ma'am. audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. थोड़ा सा हम वेट करेंगे, तब तक आपकी अटेंडेंस मैं कर लेती हूँ और तब तक बाकी बच्चे भी क्लास में आएंगे। हमने जो कल पढ़ा उसको कोई रिवाइज कर सकता है? मैम हमने कल पढ़ा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हुआ सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, और उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने उसमें पढ़ा जैसे इनहेलेशन और बहुत सारी एक्टिविटीज भी की। मतलब एक एक्टिविटी की जिसमें हमने अपनी नाक बंद रखी और हम बहुत देर तक हम लोग सर्व अगर जब हम लोगों ने नाक बंद की, फिर हमारा दम घुटने लगा। और आपने सिखाया हमें कल ये इनहेलेशन हुआ ये सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन हुआ सांस बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, और ये ऑक्सीजन अंदर लेना। और आपने ब्रीदिंग रेट सिखाया हमें। ब्रीदिंग रेट हुआ हम 1 मिनट में कितनी बार इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, उसी को काउंट करना, उसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। और आपने कल बोला था ये टेबल 10.1 करना, मैम वो मैंने किया है। जरा दिखाइए, कैमरा ऑन कीजिए और मुझे दिखाइए आप। मैम मैंने पहले ही किया था ना, ये जब हमने पहली बार ही पढ़ा था। आप भी दिखाइए बच्चा। मैम मैंने वो पहले ही किया है। दिखाइए फिर भी, मुझे देखना है। ओके मैम। ओके, वेरी गुड। जरा मुझे आप बोले आयमन। वेरी गुड मदीहा। आयमन, अभी Yes, रिवाइज मैम। किसने किया? जहरा ने किया, आयमन ने? मैम मैंने। वेरी गुड जहरा, एक्सीलेंट, बिग क्लैप्स फॉर यू। आयमन जरा आप दिखाइए होमवर्क। आयमन आपने नहीं किया है? मैम मुझे आया ही नहीं। इसमें क्या था, आपको देखना था, ये काउंट करना था कि कितने बार आप
आप ब्रीदिंग रेट आपकी क्या है, यानी 1 मिनट में आपने कितने बार सांस लिया इन डिफरेंट कंडीशंस। ये तो बहुत इजी है। मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती, लेकिन मुबश्शिर जो है वो अभी क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा 1-2 मिनट हम वेट करेंगे। अगर ये क्लास में एंटर हो गई तो ठीक, नहीं तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, अब हमें पता है कि हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, हम क्यों रेस्पायर करते हैं, लेकिन अब हमें तरीका पढ़ना है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम किस तरीके से ब्रीदिंग दिखाते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है वो, और क्या ऑर्गन्स होते हैं, और हमारे ऑर्गन की तब क्या पोजीशन होती है, यानी किस तरीके से हम ब्रीथ कर पाते हैं, वो हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो आपका जो लेसन है हाउ डू वी ब्रीथ, ये हमें इसका एक टॉपिक है, सब टॉपिक, ये हमें आज पढ़ना है। लेट्स लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें आप जानेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीदिंग का। ठीक है, यानी क्या प्रोसेस रहता है इसका। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, हम नॉर्मली कौन से ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं, किस तरीके, कौन से इससे हम सांस अंदर लेते हैं, नॉस्ट्रिल से, है ना, अपनी नाक Yes, से हम ma'am. सांस अंदर लेते हैं, है ना। देखिए क्या रहता है प्रोसेस। It passes, inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular sheet called a diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. ये जो नेजल कैविटी है, इससे हम एयर अंदर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम जो एयर लेते हैं उसमें ज्यादातर ऑक्सीजन होता है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, तो मैं ऑक्सीजन भी बोल सकती हूँ या एयर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेजल कैविटी से या ऑरल कैविटी से हम सांस अंदर लेते हैं। ठीक, फिर फायरिंग से, ठीक है, ये नीचे आता है, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक, विंड पाइप से ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, और जब लंग्स में पहुंच गया तब क्या होता है, तब हमारे ये जो ब्लड वेसल्स है वहां से ये पूरी बॉडी में ये एयर पहुंच जाता है, ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है, और ये इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए उन सेल्स में भी पहुंच जाता है जहां पर ऑलरेडी ग्लूकोज पहुंचा होता है, जिसकी फिर ब्रेक डाउन होती है, और कौन सी रेस्पिरेशन हो जाती है हमारी, एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। लेकिन हमारी ब्रीदिंग के टाइम, चूंकि हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं और हवा को बाहर करते हैं, तो हमारी ये जो लंग्स है उस वक्त इसमें कुछ मूवमेंट होती है, और हमारे ये जो लंग्स है अल्लाह ताला ने इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या रखे हैं, रिब केज रखा है। वो आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि किस तरीके से रिब केज जो है वो आगे जुड़ा है स्टर्नम के साथ, पीछे आपकी बैकबोन के साथ जुड़ा है, फ्लोटिंग रिब्स वगैरह, है ना, वो आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इन शॉर्ट मुझे ये बोलना है कि जो लंग्स है इनको प्रोटेक्शन देता है रिब केज। तो जब हम सांस लेते हैं या हम सांस छोड़ते हैं, तो अब इस रिब केज में और हमारे लंग्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, और साथ साथ नीचे एक मस्कुलर शीट होता है
जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, उसमें भी मूवमेंट होती है ब्रीदिंग की वजह से। इतना समझ आया? यस मैम। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। क्या मैंने बोला? हम किस तरीके से हमारे ब्रीदिंग की वजह से किस में मूवमेंट होती है? मदीहा, आयमन, जहरा, मैम लंग्स में। हमारे ब्रीदिंग की वजह से किस किस जगह पे मूवमेंट होती है? Can anybody tell me? मैम लंग्स में। और मैम डायफ्राम। वेरी गुड। और डायफ्राम में होती है। और किस में होती है? रिब केज में, यस है मैम। ना? यस मैम। अब ये मूवमेंट कैसे होती है ये आपको सीखना है, ठीक है? यस मैम। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए एक एक्टिविटी है, लेकिन आपको ध्यान बिल्कुल यहाँ से रखना है, ठीक? ओके। ये एक्टिविटी क्या है? आपको प्लास्टिक बॉटल लानी है, ठीक है? उसका जो नीचे वाला साइड है उसको आप काटेंगे और उसमें आप रबर शीट लगाएंगे, ठीक? और एक पाइप आप रखेंगे जिसके आप दो ब्रांड्स बनाएंगे और उस पे आपने बलून लगाना है, ठीक? और एट द टॉप ऑफ दिस बॉटल आप इसकी लिड जो है वो टाइटली बंद रखेंगे और इस पाइप का एक सिरा आपको बाहर रखना है पाइप से, जिससे हवा अंदर बाहर आ सके, ठीक है? यस मैम। तो जब आप रबर शीट को नीचे की तरफ खींचेंगे तो वहां से ऊपर से हवा अंदर की तरफ आएगी, जिसकी वजह से ये दो बैलून जो है ये इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि आपने जब रबर बैंड को खींचा, रबर शीट को खींचा, ठीक है, तो वहां पर जगह और इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। क्योंकि यहाँ पर और जगह मिल गई, यहाँ पर जगह और क्रिएट हो गई, तो इसको जो है वो बाहर से ये हवा को अंदर खींचेगी, जिसकी वजह से बलून जो है वो इन्फ्लेट होगा। लेकिन जब आप इस रबर बैंड को अंदर की तरफ धक्का देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर एयर की जो है फोर्स जो है, जगह जो है वो कम हो गई। जब वो जगह कम हो गई तो उस, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो वो उस हवा को बाहर की तरफ ले जाएगा, फेंकेगा, क्योंकि जगह कम हो गई, उस पर आपका हाथ आ गया है। तो आप देखेंगे बलून जो है वो डिफ्लेट होगा, ठीक है? यस मैम। कुछ स्टूडेंट्स को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप यही एग्जाम्पल, यही एक्सपेरिमेंट जब आप यहाँ पर देखेंगे रिबकेज पे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है हमारे रिबकेज के साथ। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर करते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो रिबकेज होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, यानी हमारी जो छाती होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन डायफ्राम की पोजीशन क्या होती है? वो मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ आता है। रिबकेज बाहर निकली तो डायफ्राम नीचे आया, बिल्कुल इस तरीके से। हवा जब अंदर गई, हवा जब अंदर गई तो नीचे जो मस्कुलर रबर शीट था वो नीचे गया, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से जब हवा अंदर आती है, एयर इज ड्रॉन इन, जब अंदर हवा आती है तो हमारी जो लंग्स है उनमें
हवा भर जाती है जिसकी वजह से वो फूल जाती है, ठीक है, और हमारी रिब केजेस बाहर निकलती है। लेकिन इस वक्त डायफ्राम की पोजीशन क्या होती है, वो नीचे की तरफ आता है। क्यों? जब वो नीचे की तरफ आता है तब जाके हवा अंदर जगह बना सकती है। जरा आप एक लंबी सी सांस लीजिए और देखिए आपका जो रिब केज है वो बाहर की तरफ आएगा। दैट मीन्स आपका जो डायफ्राम है वो नीचे जा रहा है। जरा एक लंबी सी सांस लीजिए। यस मैम। इसका मतलब ये है आपके लंग्स में आप ज्यादा ऑक्सीजन इस वक्त आ गया है, उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। यही वजह है जब आप स्विमिंग करते हैं या जब आप को कुछ चीज पढ़नी होती है, लाइक नात शरीफ या कुरान शरीफ की तिलावत करनी होती है ऊंची आवाज में, तब आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं। क्यों? ताकि आपकी जो सांस है वो जल्दी ज्यादा ना टूटे, और इसकी वजह से जो रिब केज है वो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आती है। और डायफ्राम की पोजीशन क्या होती है? डायफ्राम की पोजीशन उस वक्त नीचे होती है इनहेलेशन के टाइम। आया समझ? The movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. ये जो डायफ्राम जब नीचे गया, इससे क्या हो गया? इससे हमारे लंग्स में चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो अंदर आता है, बिल्कुल इसकी तरह। इस रबर शीट में, इस बोतल में हमने जब इस रबर शीट को खींचा तो अंदर जगह बढ़ गई। जब अंदर जगह बढ़ गई तो इसने एयर को अंदर की तरफ लिया और बलून जो है वो इन्फ्लेट हो गए, फूल गए। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारा डायफ्राम नीचे जाता है तो हम बाहर की हवा को अंदर खींच सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लंग्स है उनमें एयर आ जाता है और हमारा रिब जो है वो इट मूव्स आउट। गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। यस और ये मैम। कब होगा जहरा? ये कब होगा? ये इनहेलेशन के टाइम होगा, राइट? यस मैम। रिब केज की पोजीशन क्या होती है इनहेलेशन के टाइम? इनहेलेशन के टाइम रिब केज की पोजीशन क्या होगी? मैम वो बाहर आ जाता है और डायफ्राम? वो ये नीचे जाता है। वेरी गुड। आयमन, आपको इतना क्लियर हुआ? यस आयमन, मैम। ओके, अब आगे देखिए। लेकिन एक्सलेशन के टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सलेशन ribs move down and inwards while diaphragm moves up to its former position. एक्सलेशन के टाइम बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। रिब के जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है और डायफ्राम जो है वो वापस से अपने फॉर्मर पोजीशन में यानी ऊपर आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर इस बॉटल की तरह। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ आया तो उसने अंदर की हवा को, हाई प्रेशर को बाहर की तरफ खींचा, लो प्रेशर की तरफ उसको बाहर निकाला, ठीक है। तो बलून डिफ्लेट हो गए क्योंकि हवा बाहर निकली उनसे। बलून जो कि डिफ्लेट हो गए, यही वजह होती है हमारी लंग्स जो है वो भी इस वक्त जो है वो हवा को बाहर करती है, जिसकी वजह से हमारे रिब्स वापस अपनी बैक पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि डायफ्राम जो है इट मूव्स बैक टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। गॉट इट? यस मैम। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। एक्सलेशन के टाइम में क्या होता है? दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। दिस मूवमेंट इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजिली। आप इजिली से इस मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। जब आप एक्सेल करते हैं तो आप देखेंगे आपने जो रिब के जो आपका है वो वापस नीचे आएगा, यानी आपका चेस्ट नीचे वापस आएगा। जरा आप इनहेल कीजिए और देखिए अपने रिब केजेस की पोजीशन, ठीक है। और जब आप एक्सेल करते हैं फिर आप खुद आप नोटिस कीजिए आपके रिब्स की पोजीशन क्या रहेगी, वो वापस अपनी फॉर्मल पोजीशन पे आएगी। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम। समझ आया? आयमन, जहरा, मदीहा? मदीहा को ऑलरेडी समझ आया है, आई नो दैट। यस मैम। यस मैम।
और एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जिसमें जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी ना, मतलब सांस अंदर करने की, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से होती है। लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लंग्स की ये जो एयर कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। यही वजह है, अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट होता है उसको पहले ही बोला जाता है कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्मोकिंग से यही प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो कैंसर, वो आपको पता ही है, लंग कैंसर हो जाता है या माउथ कैंसर। और दूसरी बात ये कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है एक एयर को लेने के लिए वो कम कम हो जाती है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा एक बात आप मुझे बोले, अब आपने पढ़ा ये कि इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, रिब्स की पोजीशन क्या होती है इनहेलेशन के टाइम? मैम वो बाहर आते हैं। मदीहा आप चुप करो बच्चा, मुझे उनसे सुनना है। मैम वो बाहर आता है इनहेलेशन की के टाइम, और और एक्सहेलेशन डायफ्राम के की टाइम। पोजीशन? क्या? क्या? Inhalation के time ribs move out, and during exhalation it comes back to its own position. Okay, got it. But what is the position of diaphragm in an inhalation and at the time of exhalation? At inhalation, at the time of inhalation, diaphragm moves down. That's the reason कि हमारे चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है और एयर उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम एक्सहेलेशन दिखाते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये वापस अपनी फॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। गॉट इट? यस मैम। अच्छा अब मुझे बोलिए, चेस्ट का अगर हम मेजर करेंगे तो ज्यादा किस टाइम होगा, इनहेलेशन के टाइम होगा ज्यादा कि एक्सहेलेशन के टाइम होगा? मैम इनहेलेशन के टाइम शायद। इनहेलेशन। शायद नहीं बोलो बच्चा, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। इनहेलेशन के टाइम। ऑब्वियसली इनहेलेशन की, जब आप सांस गहरी लेते हैं या जब आप सांस लेते हैं तब रिब्स बाहर की तरफ आती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली उस वक्त अगर ये जो है मेजर करेंगे साइज ऑफ द चेस्ट, आपको पता है कि वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब आप एक्सहेलेशन दिखाएंगे करेंगे। ठीक है। यस मैम। तो यस आज आप मैम। ये करेंगे, ये आपका होमवर्क है ये वाला। इसमें क्या करना है आपको, टेबल 10.2 में आपको क्लासमेट्स का नाम लिखना है। क्योंकि अब आप क्लास नहीं जाते हैं तो आप अपने घर वाले या फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं, और उनके चेस्ट का साइज दिखना है ड्यूरिंग दीज सिचुएशन, ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एंड डिफरेंस इन साइज। फिर इसमें और इसमें कितना फर्क होगा, इन दोनों में फर्क होगा? यस मैम। ऑब्वियसली होगा, इन दोनों में डिफरेंस होगी, वो आपको इधर लिखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपकी यहाँ पर एक येलो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये इसमें आपको बताया गया है कि आप बोलिए जब हम छींकते हैं, हाँ, तो क्या होता है उस टाइम पे? असल में मैम अल्लाह हमारे ताला ने, नाक के जो हाँ जी, मैम हमारे जो नाक के सारे जर्म्स है वो बाहर आ जाते हैं, मतलब धूल। एग्जैक्टली। आपको पता है हम जो हवा लेते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम रखा है हमारी बॉडी में कि अल्लाह ताला ने हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल रखे हैं। ठीक है। तो जब हम एयर को अंदर करते हैं ये जर्म्स, ये डस्ट वहां पर फंस जाते हैं। लेकिन कुछ जर्म्स या कुछ डस्ट जो है वो नेजल कैविटी तक पहुंच जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में थोड़ी बहुत सी डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक है। वो देन दे इरिटेटिंग द लाइन ऑफ द कैविटी, उस कैविटी को वो इरिटेट करने लगते हैं
और जिसकी वजह से हमें छींक आती है। तो जब हम छींकते हैं तो हमारे उस छींक में क्या होते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बाहर निकलते हैं छींक के साथ, लाइक डस्ट होता है, ठीक है, या जर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं जो हमने इनहेलेड एयर के टाइम अंदर लिया था अपनी बॉडी में। दैट्स द रीजन कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं जब हम स्नीज करते हैं, क्योंकि वो सारे जर्म्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। लेकिन मीनवाइल क्या होता है, हमारे मजहब में भी, इस्लाम में भी ये लिखा गया है, बताया गया है बार बार, जब भी आपको छींक आए एक तो आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए और दूसरा आप अपने मुंह को ढकिए, क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं जब हम छींकते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और वो बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। अभी चूंकि कोरोना वायरस का ये पैंडेमिक है, तो इसीलिए दैट्स द रीजन कि जब कोई खांसता है या कोई छींक मारता है उसको बोलते हैं आप मास्क लगाइए। देखिए हमारे मजहब ने कब बोला, इस्लाम ने कब बोला है कि जब भी आपको छींक आए तो आप अपना मुंह ढक के रखिए, क्योंकि उससे जो फॉरेन पार्टिकल जर्म्स निकलते हैं वो दूसरी जगह या दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। और Yes, वो जो जर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिकदार में होते हैं। दैट्स द रीजन कि हमें अपने फेस को कवर करना होता है। और वो कितना, मतलब अल्लाह ताला ने कितना परफेक्ट निजाम रखा है कि हमारी जो नेजल कैविटी है, जो हमारी कैविटी है, उसको वो इरिटेट ना करे, इसकी वजह से हमको छींक आती है और हमारी बॉडी से ये जो जर्म्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, ये बाहर निकलते हैं। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है, इंशाल्लाह कल परसों हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल आप लर्न भी करेंगे, गॉट इट। और ओके मैम। इसका काम आप सब ने लिखा है ना। मैम यस लर्न किसने मैम। करना है? लर्न अब यही लेसन करेंगे। ओके मैम। इसमें आपको पहले वाले 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है। 5th वाला जो है वो असल में एक्टिविटी है, तो वो आप नहीं करेंगे। 4 क्वेश्चन और बुक वर्क, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। पहले 4 क्वेश्चन और आप बुक वर्क करेंगे लर्न, ठीक। ओके मैम। ओके माय डियर किड्स, समझ में आया अच्छे से। यस मैम। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है आप मुझे बोल सकते हैं। अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आएगा, I am promising you that I will repeat it 10 times. I will repeat it. I'm gonna repeat it. लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। लर्न तो एक अलग मसला होता है, असल में इंसान की नॉलेज बढ़नी चाहिए, जो कि इंसान को पढ़ने से ही बढ़ेगी। तो अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया, आप डरना नहीं, आप सीधे बोलना मैम यहाँ समझ में नहीं आया, आई विल रिपीट again and again. Okay kids, this is enough for today. We will meet inshallah tomorrow here at the same time. Allah Hafiz. खुदा हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।